आज की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अब आपको क्लास 11 के इतिहास सब्जेक्ट इतिहास के अध्याय 1 लेखन कला शहरी जीवन मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और शहरी जीवन के विकास कैसा इसके बारे में बताऊंगा और इसके महत्वपूर्ण नोट्स बताऊंगा जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और हमेशा काम आते हैं। तो बिना वक्त बिताए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो हमारा आज का टॉपिक है लेखन कला इन शहरी जीवन। इसमें पूछा है मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उसमें शहरी जीवन का विकास कैसे हुआ। तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। यूनानी भाषा के लिए शब्दों से मिलकर बना मेसोपोटामिया ने यूनानी दो भाषाओं से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया मध्य और नदी अर्थात नदियों के बीच को उपजाऊ भूमि दजला गिटिगिरियस फरात एटूरियस। इसका मतलब है मेसोपोटामिया दजला और फरात दो नदियों के बीच में स्थित है। मेसोपोटामिया वर्तमान के इराक गणराज्य में स्थित है। मेसोपोटामिया को सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बताया गया है कि मेसोपोटामिया को सभ्यता की अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र के शासकों को फराओ कहा जाता है। मिस्र के वहाँ के जो मिस्र शासक है उनको फराओ कहा जाता है। मेसोपोटामिया में शहरों का विकास सर्वप्रथम दक्षिणी भाग में हुआ। इसमें कहा गया मेसोपोटामिया का सर्वप्रथम विकास पहले दक्षिणी भाग में हुआ था। मेसोपोटामिया में तीन भाषा प्रसिद्ध थी। सुमेर जिसे सुमेरियन कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता को फिरक्कद सर्वप्रथम ज्ञात भाषा वो सबसे पहली भाषा थी। फिर बेबीलोन और अक्कद। अब ये तीनों शहर इस सभ्यता के दक्षिणी भाग में विकसित हुए हैं। मेसोपोटामिया में पुर्तगालियन खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। सिंधु सभ्यता भारत के किसी भी स्थान पर इतने लंबे समय तक नहीं हुआ जितना कि मिशन है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, इसमें प्रश्न पूछा गया। जो यूरोपवासी थे उनके लिए मेसोपोटामिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो आंसर है यूरोपवासी मेसोपोटामिया को अपनी पूर्वजों की भूमि मानते थे। उनका मानना था वह उनकी भूमि थी क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनिस में सुमार शब्द उल्लेखन हुआ, अर्थात सुमेर, जिसका अर्थ है ईंटों से बना शहरों की भूमि। बाइबल ईसाइयों को पवित्र धार्मिक पुस्तक और मेसोपोटामिया के लिखित साहित्यों में जलवापन को कथा का एक उल्लेख। जल विलापन के बाद भी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए नोआ नामक व्यक्ति ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतु प्राणी का एक एक जोड़ा रख लिया। इस तरह जलवापन के बाद सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम नोआ, मोइबलेम, अन्नास्पिस्ट, जिसम मेसोपोटामिया के लिए साहित्यों में है। तो इसमें इसके आंसर में बताया गया है कि वहाँ पर एक नोआ नामक एक व्यक्ति था जिसने एक नाव बनाई थी। उस नाव में सभी जंगल के जीव जंतुओं को इकट्ठा करके अपने नाव में बिठा लिया था। फिर इस एक जोड़ों को नाव के उस पार ले गया। इस तरह से उसने सुरक्षित जानवरों की जान बचाई। इस तरह से बताया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र नोआ व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी।
तो मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से देखिए मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में स्थित है। तो पहला दजला, दूसरा फरात। इस तरह से डायग्राम बनाया है। फिर उत्तर में स्टेपी घास के मैदान। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। फिर उत्तर पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान, स्वच्छ पानी के झरने, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा अर्थात कृषि के लिए उपयुक्त। फिर पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण में अरब रेगिस्तान है। यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन आए हैं, इस डायग्राम से बनाया गया है। क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली होती थी, कारण बताइए। जो मेसोपोटामिया में खेती है ना, वो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली थी। वो इतनी उपज कैसे देती थी और उसका कारण बताना है। तो आपको पता है मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में स्थित है, दजला और फरात। फरात और दजला नदियों उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जो दो नदियाँ थी वो उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ बारीक मिट्टी लाती थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहती थी। जो फरात नदी है ना, वो रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहती थी। यह धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती है। रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया को खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। इस तरह से मेसोपोटामिया खेती इस तरह से ज़्यादा उपज देने वाली थी। जो मेसोपोटामिया की दो नदी थी ना, दजला और फरात, वो कई धाराओं में मिलकर बटकर बहती थी, जो अपने साथ नमीकरण अपने साथ लाती थी। इस तरह से मेसोपोटामिया की जो खेती है ना, वो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली थी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोगों के आजीविका के साधन कौन कौन से थे। जो उनके आजीविका के साधन थे वो कौन कौन से थे। तो खेती के लिए गेहूँ, जौ, मटर, मसूर उत्तर पूर्व में और दक्षिण भाग में मेसोपोटामिया के लोगों के आजीविका के साधन कौन कौन से थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनके जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से साधन थे उपलब्ध थे, वो ज़्यादा क्या उगाते थे और वो क्या खाते थे और किस चीज़ से व्यापार करते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो गेहूँ, जौ, मटर और मसूर इस तरह की खेती करते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। और उत्तर पूर्व में और दक्षिणी भाग में पशुपालन, भेड़ बकरी, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वांचल मैदान और पहाड़ों के ढालों पर तीर्थड़े मछलियाँ। नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। जो मेसोपोटामिया की नदी थी ना, उस नदी में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। और खजूर के पेड़, गर्मियों में खजूर के पेड़ बहुत ही फल देते थे। जो वहाँ के मेसोपोटामिया वहाँ के खजूर के पेड़ हैं, वो गर्मियों में खजूर के पेड़ में बहुत ही फल लगते थे। शहरी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। शहरी अर्थव्यवस्था उसकी विशेषता बतानी है। खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियों का बढ़ना, आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से कस्बे बसते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में साथ ही उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और अन्य सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें गांव के लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव और शहर में आपस में लेन देन होता रहता है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया, इस क्वेश्चन में वस्तु विनिमय का
प्रयोग किया गया। जो वस्तु के बदले वस्तु देते हैं उन्हें वस्तु विनिमय कहते हैं। जिसे हम किसी और व्यक्ति को कोई वस्तु दे देते हैं और उससे अपनी मनचाही वस्तु ले सकते हैं। जो वस्तु विनिमय की पद्धति चलती है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इस क्वेश्चन में वस्तु विनिमय का प्रयोग हुआ है। फिर श्रम विभाजन, उदाहरण के लिए एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को मूर्ति बनाने के लिए कांस्य के औजारों की जरूरत पड़ती है। जो एक मूर्ति कलाकार है उसे मूर्ति बनाने के लिए कांस्य के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, अतः उसे औजार खरीदने पड़ेंगे। मूर्ति बनाने के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर मंगवाने पड़ेंगे। मूर्तिकार की विशेषता सिर्फ नक्काशी अर्थात पत्थर तराशने का ही सीमित होती है। कांस्य के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा, रंगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। औजार बनाने हेतु उसे ईंधन, कोयला की आवश्यकता होती है, वह भी उसे बाहर से मंगाना पड़ेगा। यही श्रम विभाजन कहलाता है। हमारा तीसरा टॉपिक है संगठित व्यवस्था और भंडारण। शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि चीजें विभिन्न स्थानों से आने वाली वस्तुओं के लिए संगठित व्यापार भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य सात पदार्थ गांवों से आते हैं और उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्था करनी। कुशल परिवहन क्या है? पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना व ले जाना बहुत कठिन होता था। जो पशुओं की पीठ पर बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। जब हम पशु या बैलगाड़ी में कोई चीज़ डाल के लाते हैं तो हमें समय तो लगता ही है, इसमें थोड़ा समय लगता है। इस क्वेश्चन में बताया गया है पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। पशुओं पर भी चारे के, अगर हम लंबे रास्ते से आ रहे हैं, बैलगाड़ी से आ रहे हैं, पशुओं की पीठ पर लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें रास्ते में कहीं चारे की आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। आता है शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। जो शहरी अर्थव्यवस्था है ना, वो इस तरह के बदलाव से सक्षम नहीं थी। अतः परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वप्रथम हर जगह जलमार्ग होता है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा साधन मिल गया जलमार्ग से वह नाव में दूसरे शहर से जलमार्ग से जाकर किसी प्रकार का कोई वस्तु उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो उसमें डालकर ला सकते थे। उन्हें किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होती थी। और पशु या बैलगाड़ी में डालकर लाते हैं तो उन्हें पशुओं के लिए चारा खिलाने के लिए उन्हें चारा खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से उनका कुशल परिवहन जलमार्गी होता है। अब नोट है इसमें, शहरी अर्थव्यवस्था में परिवहन के साधन के रूप में पशुओं का उपयोग क्यों लाभकारी नहीं होता था। जो शहरी अर्थव्यवस्था में कि वहाँ के लोगों को पशुओं की पीठ पर या बैलगाड़ी में डालकर लाना उनके लिए कठिन होता था, क्योंकि रास्तों में अगर पशु को भूख लग जाए तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वो पशु को कुछ खिला पिला सकते थे, इसलिए वह लाभकारी नहीं थे। 5 लेखन कला का विकास। शहरी अर्थव्यवस्था को अपनी हिसाब किताब लिखित रूप में रखना अर्थात होता था, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग
समय पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा 5 क्वेश्चन है लेखन लेखन कला का विकास। जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर लेखन कला का विकास कैसे हुआ। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होता था। इस क्वेश्चन में बताया गया है जो वहाँ की से मेसोपोटामिया शहरी अर्थव्यवस्था को अपनी हिसाब किताब लिखित रूप में रखना पड़ता था। जो वहाँ के जो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वहाँ पर एक जो मंदिर था, उस मंदिर में बाहर के लोग अलग अलग दूर से लोग आते थे और वहाँ पर चढ़ावे के रूप में अलग अलग वस्तुएं दान करते थे। जो उन वस्तुओं जो लाते थे, उन वस्तुओं का हिसाब किताब करने के लिए शहरी मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ। इस तरह से दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण नोट्स कंप्लीट होते हैं। अगर दोस्तों ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको मैंने जो बताया नोट्स में आपको कुछ समझ में आ जाए तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।